अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो से हमने चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट किया था जिसका नाम न्यूक्लियर फिज़िक्स है। और उस वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर के दो टॉपिक्स जो कि रिड्यूस सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं उन्हें कवर किया था, जो कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और साथ ही साथ आपके पास अल्फ़ा बीटा एंड गैमा रेस था। अब इसके सिर्फ दो टॉपिक्स जो हैं वो रह गए हैं जो कि रिड्यूस सिलेबस के अंदर मौजूद हैं, जो कि कौन कौन से हैं, न्यूक्लियर फिजन और साथ ही साथ आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग न्यूक्लियर फिजन को जो है वो कम्प्लीटली स्टडी करेंगे, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें मज़ीद और भी आ रही हैं, एक चैन रिएक्शन और एक आपके पास जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर। मतलब ये जो टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 19.8 और यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। तो ये सारे का सारा आज हम इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। आसान सा टॉपिक है। और फिर अगली वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग आखिरी टॉपिक, जो कि इस चैप्टर का भी और फिज़िक्स का भी जो है वो आखिरी टॉपिक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, वो फिर अगली वीडियो के अंदर जो है हम लोग देख लेंगे। वो भी छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजन से। सबसे पहले वो हमें क्या बता रहे हैं कि ओटो हैन एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन, दो साइंटिस्ट हैं, ओटो हैन एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन, इन द ईयर 1938। साल कौन सा चल रहा है? 1938 का। और इसके अंदर ये दो हमारे पास जो है वो साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने क्या किया कि बम्बार्डेड द यूरेनियम न्यूक्लियस विथ स्लो न्यूट्रॉन्स, कि इन्होंने यूरेनियम का जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, जो कल हमने पढ़ा था कि वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यानी कि वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 82 से ज़्यादा होता है। तो उस वक्त इन्होंने क्या किया कि ओटो हैन ने और ये जो दो साइंटिस्ट आपके पास फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन, इन्होंने बम्बार्ड किया यूरेनियम के न्यूक्लियस के ऊपर स्लो न्यूट्रॉन को जो बम्बार्ड किया जब यूरेनियम के न्यूक्लियस के ऊपर। तो क्या हुआ कि न्यूट्रॉन्स बीइंग अनचार्ज्ड पार्टिकल, they expected that they would enter into the nucleus and form a heavy isotope of uranium। तो उन्होंने एक्सपेक्ट क्या किया हुआ था, मतलब ये वाला जो आपके पास न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन था ये भी एक्सीडेंटली हुआ था। वो क्या चीज़ एक्सपेक्ट करके ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ये आपके पास जो है वो यूरेनियम का न्यूक्लियस है, इसके अंदर पहले ही बहुत सारे प्रोटॉन और साथ ही साथ जो आपके पास न्यूट्रॉन भी मौजूद हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, पी और एन से इसको जो है वो हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। तो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि स्लो न्यूट्रॉन को इसके ऊपर बम्बार्ड करवाया, यानी कि जिसकी स्पीड जो है वो स्लो न्यूट्रॉन था, और उन्होंने इसके ऊपर बम्बार्ड करवाया। और क्या सोचा या फिर क्या एक्सपेक्ट किया कि ये जो न्यूट्रॉन है हमारे पास, क्योंकि ये अनचार्ज है, तो ये सीधा जाएगा स्ट्रेट लाइन के अंदर और सीधा जाके जो है उसके न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर जाके जो है ये इनके साथ रहने लग जाएगा, या फिर आइसोटॉप जो है मिल जाएगा। आइसोटॉप के बारे में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर भी, कि हमारे पास सेम अगर एटॉमिक नंबर हो लेकिन मास के अंदर जो डिफरेंस आ जाए, यानी कि एक न्यूट्रॉन वगैरह ज़्यादा हो जाए, तो वो हमारे पास आइसोटोप हो जाता है। मतलब ये कि ये उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया कि ये इसके न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा और अंदर जो रहने लग जाएगा, और हमें यूरेनियम का एक जो है वो आइसोटोप मिल जाएगा, यानी कि मास जो उसका ज़्यादा हो जाएगा और हमें जो है वो यूरेनियम का एक हैवियर आइसोटोप मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, असल में हुआ क्या, क्योंकि ये पहले ही अनस्टेबल है आपके पास और आप इसके अंदर एक और न्यूट्रॉन भेज रहे हो, तो होना क्या चाहिए, या फिर यहाँ पे क्या उन्होंने देखा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि वो इसके अंदर इंटर हो जाएगा और न्यूक्लियस जो है वो आपका हैवी न्यूक्लियस या फिर हैवी आइसोटोप बन जाएगा यूरेनियम का। इंस्टेड उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि दे ऑब्जर्व दैट इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ हैवियर न्यूक्लियस, के हैवियर न्यूक्लियस बनने के बजाय उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, द न्यूक्लियस इटसेल्फ ब्रोक इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स, कि जो आपके पास ये न्यूक्लियस है, बजाय इसके कि न्यूट्रॉन इसके अंदर चला जाए, जैसे ही न्यूट्रॉन इसके ऊपर जाके स्ट्राइक होगा तो ये वाला जो आपके पास न्यूक्लियस था ये ब्रेक डाउन हो गया, स्प्लिट हो गया दो फ्रैगमेंट्स के अंदर, दो या दो से ज़्यादा फ्रैगमेंट्स के अंदर, विद द एमिशन ऑफ एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और साथ ही साथ हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी अमाउंट के अंदर जो एनर्जी भी मिली। और ये जो फिगर आपके पास 19.3 है, इसके अंदर इन्होंने जो है वैसे बना के दिखाया हुआ है, ये आपके पास जो 19.3 है। तो फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास यूरेनियम का ही जो न्यूक्लियस है वो था, तो यहाँ से इसको जो है वो हम दोबारा से बना लेते हैं। फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो है यूरेनियम का न्यूक्लियस है, और यहाँ लिख दो कि यूरेनियम 2, पता नहीं इसका जो मास लिखा हुआ उन्होंने क्या लिखा हुआ है, 2
35 है, 235। तो यहाँ से इन्होंने न्यूट्रॉन भेजा एक इसके ऊपर। तो क्या हुआ कि ये जो आपके पास न्यूक्लियस था, बजाय इसके कि ये न्यूट्रॉन इसके अंदर चला जाए, ये न्यूक्लियस टूट गया और टूट के दो फ्रैगमेंट्स के अंदर, ये दो से ज़्यादा फ्रैगमेंट्स के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर से ये दो फ्रैगमेंट्स मिले हमें। जो है वो मतलब दो एटम्स के अंदर टूट गया, या फिर इसका जो न्यूक्लियस है वो टूट के दो एटम्स बन गए। इन्हें जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, फिजन फ्रैगमेंट्स। जो इस डायग्राम के अंदर भी इन्होंने जो है वो लेबल किया हुआ है कि फिजन फ्रैगमेंट्स, इनको हम लोग फिजन फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। और यहाँ से क्या हुआ कि न्यूट्रॉन भी निकले, दो न्यूट्रॉन मज़ीद निकले। एक न्यूट्रॉन ये वाला था और दो मज़ीद न्यूट्रॉन जो इसके अंदर से निकले। इन्हें हम लोग जो है वो फिजन न्यूट्रॉन बोलते हैं, जैसे कि वहाँ पे इस वाली डायग्राम के अंदर जो उन्होंने बताया हुआ फिजन न्यूट्रॉन। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ डायग्राम है। बस यहाँ तक जो इतनी काफ़ी है। मतलब यही हुआ कि न्यूट्रॉन उन्होंने बम्बार्ड करवाया, स्लो न्यूट्रॉन, और जब वो न्यूक्लियस से टकराया यूरेनियम के, तो यूरेनियम क्या हुआ कि अपने दो फ्रैगमेंट्स के अंदर टूट गया, एक ये वाला और एक ये वाला। और इसके अंदर से दो जो हैं वो न्यूट्रॉन भी निकले, दो न्यूट्रॉन भी निकले। और साथ ही साथ क्या हुआ कि एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी जो है इसके अंदर से रिलीज़ हुई। और वो सारी की सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे जो है बताई भी होंगी हमें। अच्छा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद बोल रहे हैं कि यूरेनियम के ऊपर जो हमने न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाया और यूरेनियम जो था वो अनस्टेबल था, और उसके साथ जो फिजन फ्रैगमेंट्स बने, और साथ ही साथ जो एनर्जी निकली जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। द न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज़ गिवन एज, जो इक्वेशन है फिजन रिएक्शन की या फिर इस वाले एक्सपेरिमेंट की, वो इक्वेशन कुछ इस तरह से है। और वो हम लोग यहाँ पे जो दोबारा से लिख लेते हैं कि ये आपके पास यूरेनियम है, जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपके पास 92 होता है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 235 होता है। तो इसके ऊपर हमने क्या किया कि एक न्यूट्रॉन को जो है बम्बार्ड करवाया, एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे पास यूरेनियम था ये टूट गया, और टूट के दो फ्रैगमेंट्स मिले। और वो कौन कौन से हैं, एक BA, जिसका जो आपके पास एटॉमिक नंबर है वो 56 है, और एटॉमिक जो आपके पास मास है इसका वो 144 है। और साथ ही साथ आपके पास एक और KR, जिसे हम लोग क्रिप्टॉन बोलते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास 36 है, और जो आपके पास ऊपर एटॉमिक मास दिया हुआ वो 89 दिया हुआ है, और साथ ही साथ प्लस का 3 और न्यूट्रॉन्स, एक न्यूट्रॉन ये वाला, एक न्यूट्रॉन ये वाला, और दो जो है वो इस यूरेनियम के अंदर से निकले, दो जो है वो इस यूरेनियम के अंदर से निकले, तो टोटल 3 हो गए। और साथ ही साथ जो आपके पास प्लस एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन है, न्यूक्लियर फिजन की इक्वेशन, या फिर इस एक्सपेरिमेंट की जो आपके पास इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे 92 है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल एटम के। बेसिकली अगर आप सिर्फ प्रोटॉन से याद करोगे तो फिर ज़्यादा आसानी रहेगी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होता है वो आपके पास, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होता है वो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन वाला जो वो नहीं याद करो, क्योंकि कभी कभार एटम जो है वो आयन्स भी बने हुए होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो परमानेंटली एटम के पास नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी हो जाते हैं, आते हैं बॉन्ड के अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन अगर आप बोल रहे हो एटॉमिक नंबर को, तो वो न्यूट्रल एटम का होगा। मतलब एटम जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल स्टेट के अंदर होना चाहिए, उसने डोनेट नहीं किए हुए आपके इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए आसानी ये है कि आप जो है वो सिर्फ एटॉमिक नंबर को इस तरह से याद करो कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, बस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जितने भी होते हैं आप किसी एटम के अंदर, वो हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है। 92 का मतलब क्या कि इसके पास जो प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, वो कितने होंगे, 92। और इसका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास आपके पास 235 है। 235 का क्या मतलब, एटॉमिक मास सबसे पहले तो होता क्या है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि दोनों का सम जो है वो आपके पास एटॉमिक मास कहलाता है। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 92। तो बाकी 235 के अंदर मतलब जितने भी बच रहे हैं, एटॉमिक मास कितना है, n प्लस का p। एटॉमिक मास कितना है, n और साथ में प्लस का p। एटॉमिक नंबर आपके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 92। तो यहाँ पे आप लिखो 235
इज इक्वल्स टू एटॉमिक ये जो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है और प्लस का 92। तो इससे आप जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकाल के देख सकते हो, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग जो है वो देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास इसका न्यूक्लियस था ये टूटा, तो टूट के ये दो आपके पास जो एटम्स बने ये कैसे बने। अच्छा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इसके कितने हैं 92। अब यहाँ पे देखो इसके कितने हैं 56। बैरियम के जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है वो 56 है और क्रिप्टॉन के पास जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है वो 36 है। इन दोनों को जब आप लोग ऐड करोगे तो वो 92 बनेगा। इन दोनों को जब आप लोग ऐड करोगे तो आपके पास कितना बनेगा 92। तो उसका मतलब कि प्रोटॉन क्या हुए कि स्प्लिट हो गए। एक जो है वो हिस्सा इसके पास आया, 56 प्रोटॉन इसके पास आए और 36 प्रोटॉन जो इसके पास आए। तो हमारे पास एक नया जो है वो एटम बन गया, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो हमारे पास एटॉमिक नंबर से ही बन रहे होते हैं। अगर एक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है किसी एटम के पास, एक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है किसी एटम के पास, तो बताओ वो कौन सा एटम है। सबको पता है कौन सा एटम है वो, बताओ। हाइड्रोजन। एक अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है तो वो आपके पास हाइड्रोजन होता है। इसी तरह अगर दो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हो जाए तो वो कौन सा एटम होता है, हीलियम। कल ही तो पढ़ा हमने हीलियम। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ही बेसिकली आपके पास जो है वो एटम्स को बना रहा होता है। मतलब ये एक आईडी नंबर समझ लो। एक प्रोटॉन होगा तो वो हाइड्रोजन होगा, अगर दो प्रोटॉन होंगे तो वो हीलियम होगा, तीन होंगे तो फिर वो लिथियम होगा, और करते करते इसी तरह से जा रहा होता है। तो 92 प्रोटॉन है तो कौन सा आइटम होगा, या फिर कौन सी चीज़ होगी आपके पास, यूरेनियम का आइटम होगा। अब जब ये स्प्लिट हुआ तो आपके पास 56 नंबर बना, यानी कि 56 प्रोटॉन जो थे वो अलग एक न्यूक्लियस के अंदर चले गए और 36 जो आपके पास प्रोटॉन थे वो एक न्यूक्लियस के अंदर चले गए। तो उसका मतलब कि ये जो 56 और आप लोग जब चेक करोगे पेरियोडिक टेबल के अंदर तो 56 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है वो आपके पास बेरिलियम ही है। तो यहाँ पे और 36 एटॉमिक नंबर वाला जो आपके पास एलिमेंट है वो क्रिप्टॉन है। तो इसलिए ये जो है इसको हमने नाम दे दिया बैरियम, यानी कि ये 56 प्रोटॉन वाला है तो ये बैरियम है, और यहाँ पे 36 प्रोटॉन आए तो ये आपके पास क्रिप्टॉन है। और अगर यहाँ पे देखो तो आपके पास 235 एटॉमिक मास है, 235 एटॉमिक मास है। बेसिकली इससे अगर करते तो वो ज़्यादा और मज़ीद क्लियर होता, लेकिन मतलब काफ़ी ज़्यादा डीप में चला जाएगा, टाइम नहीं है उतना, मतलब टाइम ज़ाया होगा इसके अंदर। तो हमें सिर्फ ये इक्वेशन समझनी है। अब देखो इसके पास जो एटॉमिक मास है वो 235 है, और इन दोनों को जब आप लोग ऐड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 233 आएगी। जब इन दोनों को ऐड करोगे 144 को और 89 को, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो 233 आएगा। यानी कि दो जो आपके पास चीज़ें वो कम हैं, न्यूट्रॉन में से दो चीज़ें जो आपके पास कम है, या फिर दो न्यूट्रॉन का जो है वो यहाँ पे घाटा है या फिर लॉस हुआ है। तो वो दो न्यूट्रॉन कहाँ हैं, ये रे दो न्यूट्रॉन यहाँ पे, एक न्यूट्रॉन ये था, दो न्यूट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ पे आ गए। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो इस तरह से बैलेंस है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एटॉमिक नंबर था, यानी कि प्रोटॉन थे, वो स्प्लिट हो गए, आधे इसके पास या फिर 56 इसके पास और 36 इसके पास। न्यूट्रॉन किस तरह से स्प्लिट हुए कि 144 इसके पास आ गए और आपके पास जो है वो 144 नहीं बल्कि न्यूट्रॉन जो है वो कुछ इसके पास आए, और आपके पास 56 और न्यूट्रॉन को मिलाओगे एटॉमिक नंबर, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब मिलाओगे तो 144 बनेगा। और यहाँ पे जब 36 और न्यूट्रॉन जितने भी इसके पास आए होंगे आप उनको मिलाओगे तो 89 बनेगा, और दो बच रहे होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि टोटल जो यहाँ पे एटॉमिक मास था वो 235 था, लेकिन इन दोनों को जब हम लोग ऐड करें तो वो 233 बन रहा है। तो जो दो आपके पास रह गए हैं वो ये रहे, इसके अंदर आए हुए, मतलब दो न्यूट्रॉन ये और एक न्यूट्रॉन ये, तो ये तीन न्यूट्रॉन यहाँ पे आ गए हमारे पास। और साथ ही साथ जो है वो एक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी जो है यहाँ से रिलीज़ हुई है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी यहाँ से जो रिलीज़ हुई है। और ये सारी बात जो है वो यहाँ पे ये लोग जो है वो बता रहे होंगे। ये हमारे पास इक्वेशन थी वेयर ये जो आपके पास एलिमेंट है और ये वाला जो आपके पास एलिमेंट है रिप्रेजेंट द बेरिलियम नहीं है, बैरियम है, सॉरी बैरियम है, एंड क्रिप्टॉन न्यूक्लियाई। तो ये जो बी आपके पास BA है ये शो कर रहा है बैरियम को, और जो आपके पास KR है ये आपके पास ये किसको शो कर रहा है, क्रिप्टॉन के न्यूक्लियाई को। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड बाय 2 जर्मन साइंटिस्ट्स। यही प्रोसेस 2 जर्मन साइंटिस्ट ने भी रिपीट किया जिनका नाम माइटनर एंड ऑटो फ्रिस था, एंड दे ऑल्सो ऑब्जर्व सिमिलर रिजल्ट्स, और उन्हें भी जो सिमिलर रिजल्ट्स मिले। द स्प्लिटिंग ऑफ अ न्यूक्लियस इनटू फ्रैगमेंट्स विद द एमिशन ऑफ एनर्जी व्हेन बम्बार्डेड बाय अ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड अ फिजन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है कि जिसके अंदर एक न्यूक्लियस अपने फ्रैगमेंट्स के अंदर टूट जाता है और साथ ही साथ एक
लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो आपके पास रिलीज़ होती है, फिर निकलती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजन का प्रोसेस। इन अ फिजन प्रोसेस द न्यूक्लियस इज स्प्लिट एंड 2 to 3 न्यूट्रॉन्स आर एमिटेड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ ईच न्यूक्लियस। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब भी कोई एक न्यूक्लियस स्प्लिट होता है अपने फ्रैगमेंट्स के अंदर, तो उसमें से या तो 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे, जो यहाँ पे हमने देखा था 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे, या फिर 2 से ज़्यादा न्यूट्रॉन भी निकल सकते हैं, 2 या 3 न्यूट्रॉन जो है वो लाजमी एमिट होंगे न्यूक्लियस में से, जो न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट हुआ है। तो वो वाली बात जो है यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है कि जब भी हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस स्प्लिट होता है तो उसमें से 2 से ज़्यादा या फिर 3 जो है वो आपके पास न्यूट्रॉन एमिट हो रहे होते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड इन अ फिजन प्रोसेस इज़ ड्यू टू द फैक्ट, अब ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है इसके अंदर, ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है इसके अंदर, ये इस फैक्ट की वजह से रिलीज़ हो रही है कि व्हेन अ न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू फ्रैगमेंट्स, कि जब भी आपके पास न्यूक्लियस स्प्लिट होता है इसकी फ्रैगमेंट्स के अंदर, द टोटल मास ऑफ द फ्रैगमेंट्स इज लेस देन दैट ऑफ द न्यूक्लियस एंड द न्यूट्रॉन विच हैज़ कॉज द न्यूक्लियर फिजन। ये इस फैक्ट की वजह से हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है कि जब आप लोग ये जो आपके पास 2 फ्रैगमेंट्स बने हैं, इनका मास कैलकुलेट करोगे, इनका आप लोग मास कैलकुलेट करोगे इन तमाम का, तो आपको डिफरेंस मिलेगा इनके मास से। इनका जितना मास था, यानी कि रिएक्टेंट का जितना मास था इस साइड पे, और ये जितने भी आपके पास जो है वो यहाँ पे फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस हुए हैं, इनका मास अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे पूरा मिला के, तो कुछ आपके पास जो है वो डिफरेंस आएगा, कुछ आपके पास डिफरेंस आएगा, मास का थोड़ा सा जो है डिफरेंस आएगा। और इसी तरह की चीज़ आप सेकेंड ईयर के अंदर भी करोगे जिसके अंदर मास डिफेक्ट आप कैलकुलेट करोगे कि कितना मास जो है वो डिफरेंस हो रहा है, वो शायद यही वाला टॉपिक है या फिर इसी से जो है मिलता जुलता टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब आप लोग ये फ्रैगमेंट्स का मास कैलकुलेट करोगे और इनका मास कैलकुलेट करोगे, जो आपके पास इस साइड पे थी, रिएक्टेंट साइड पे थी, तो आपको कुछ ना कुछ जो डिफरेंस मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा मास का। अब मास का डिफरेंस जो मिल रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि दिस मास डिफरेंस अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन अपीयर्स एज एनर्जी। आइंस्टाइन की इक्वेशन के मुताबिक, आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक, ये जो मास का डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा, यही मास जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी के अंदर। यानी कि जब आप इसका मास कैलकुलेट करोगे और इसका मास कैलकुलेट करोगे तो आपको थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा और यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा। उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो थोड़ा सा मास हमारे पास गायब हो गया है, यहाँ पे जो थोड़ा सा मास गायब हो गया है वो बेसिकली एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया है, मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद थी, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। लेकिन ये हमने जो वो छोड़ दी। E इज इक्वल्स टू MC², आपने नाम तो सुना होगा, E इज इक्वल्स टू MC²। E इज इक्वल्स टू MC², बड़ी मशहूर जो है इक्वेशन है कि एनर्जी जो है वो मास के अंदर कन्वर्ट हो सकती है और मास जो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ये हमारे पास जो अगर बिल्कुल शॉर्ट के अंदर आसान लफ्ज़ों के अंदर समझे तो वो, और यही चीज़ जो हमारे पास फिजन रिएक्शन के अंदर यही चीज़ बेसिकली इन्होंने बताई हुई है कि जो मास का डिफरेंस है, मास का जो डिफरेंस है वही एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हुआ, हमें जो है वो एनर्जी मिल रही है। अब ये हमारे पास जो न्यूक्लियर फिजन था। इसके बाद जो चैन रिएक्शन है, और चैन रिएक्शन क्या होता है? एज डिस्कस बिफोर, जैसे कि हमने ऊपर जो डिस्कस कर लिया है कि फिजन रिएक्शन के अंदर हर न्यूक्लियस जब भी वो स्प्लिट होता है तो वो एमिट करता है 2 या 3 न्यूट्रॉन्स, वो अपने अंदर से 2 या 3 न्यूट्रॉन्स एमिट करता है। दीज न्यूट्रॉन्स मे कोलाइड विद द अदर यूरेनियम न्यूक्लियाई। अब अगर हमारे पास यूरेनियम का पूरा एक एलिमेंट हो तो उसके अंदर एक एटम थोड़ी होगा, एटम तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आपके पास 1 ग्राम भी यूरेनियम का मौजूद है तो उसके अंदर लाखों करोड़ों किस्म के जो एटम्स, लाखों करोड़ों यूरेनियम के एटम्स जो मौजूद होंगे। तो फ़र्ज़ करो कि आपके पास बहुत सारे यूरेनियम के एटम्स जो है वो मौजूद हैं, और हमने ऊपर क्या पढ़ा कि जब भी आपके पास जो है वो एक न्यूक्लियस स्प्लिट होता है इसके फ्रैगमेंट्स के अंदर, जब भी कोई न्यूक्लियस स्प्लिट होता है इसके फ्रैगमेंट्स के अंदर, तो साथ ही साथ वो 2 न्यूट्रॉन भी जो एमिट करता है अपने अंदर से। तो यहाँ पे जो आपके पास फ़र्ज़ करो कि हमने शुरू में एक न्यूट्रॉन जो इसके ऊपर छोड़ा था और यहाँ से इसने 2 न्यूट्रॉन या 3 न्यूट्रॉन और एमिट कर दिए। अब यहाँ पे एक और न्यूक्लियस होगा यूरेनियम का, एक और एटम होगा, यहाँ पे एक और एटम होगा, इसी तरह यहाँ पे एक और एटम होगा, एक और एटम होगा, एक और एटम होगा। तो ये जो न्यूट्रॉन होंगे ये जाके ऐसा हो सकता है कि कोलाइड करें दूसरे वाले न्यूट्रॉन आपके पास एटम से, और जब इसके साथ ये जाके कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 फ्रैगमेंट बनेंगे इसके, और ये 2 मज़ीद न्यूट्रॉन जो है वो एमिट करेगा, 2 मज़ीद न्यूट्रॉन एमिट करेगा।
और इसी तरह फिर ये वाला जो न्यूट्रॉन है वो फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे आके जो है वो कोलाइड कर गया इससे, और ये भी 2 फ्रैगमेंट्स के अंदर जो है वो टूट गया और इसने 2 मज़ीद न्यूट्रॉन जो है वो कोलाइड कर दिए। फिर इसी तरह जो है जब ये वाला न्यूट्रॉन इसके साथ टकराएगा तो ये फ्रैगमेंट्स के अंदर टूटेगा और 2 न्यूट्रॉन मज़ीद एमिट करेगा, और यहाँ से जो है ये भी 2 फ्रैगमेंट्स के अंदर टूटेगा, 2 मज़ीद न्यूट्रॉन जो एमिट करेगा, और करते 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 ये जो हमारे पास पूरा प्रोसेस है ये इसी तरह से चैन के मतलब एक चैन स्टार्ट हो जाएगी, और इसे हम लोग जो है वो चैन रिएक्शन बोलते हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पे इस तरह से दिखाया हुआ है कि जब ये हमारे पास न्यूक्लियस इसमें से न्यूट्रॉन जब निकलेंगे, दीज न्यूट्रॉन में कोलाइड विद द अदर यूरेनियम न्यूक्लियाई, वो दूसरे यूरेनियम के न्यूक्लियाई से भी जो टकरा सकते हैं, एंड कॉज फिजन इन देम, और उसके अंदर फिजन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। द न्यूक्लियाई विच अंडरगो अ फिजन रिएक्शन विल एमिट न्यूट्रॉन्स, और जो आपके पास दूसरा वाला आपके पास न्यूक्लियस है वो भी एमिट करेगा न्यूट्रॉन्स को। दीज न्यूट्रॉन विल प्रोड्यूस फर्दर फिजन, और वो वाले न्यूट्रॉन जो है वो आगे फर्दर फिजन रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे। इफ़ दिस प्रोसेस कॉन्टीन्यूज, और अगर ये वाला जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहे, बरकरार रहे, मोर एंड मोर न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस, तो आपके पास बहुत ज़्यादा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रॉन जो है प्रोड्यूस होते रहेंगे। जैसे अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 यहाँ से आए, 2 यहाँ से आए, 2 यहाँ से आए, 1 से स्टार्ट किया तो और काफ़ी अच्छे खासे न्यूट्रॉन जो आपके पास यहाँ पे जमा हो गए या फिर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए। तो एक तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होते रहेंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ होगी, यानी कि एक ये वाला जब न्यूक्लियस टूटेगा तो एनर्जी, ये वाला न्यूक्लियस टूटेगा तो एनर्जी, और करते 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 जब पूरी चैन चलेगी तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यहाँ से रिलीज़ होगी। दिस इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियर चैन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये चैन की तरह जो चलता जाता है। ये फिगर जो है आपके पास 19.4 ये इलस्ट्रेट कर रही है न्यूक्लियर चैन रिएक्शन को, जो कि यहाँ पे इन्होंने दिखाई भी, और हमने कुछ यहाँ पे इस तरह से बनाने की भी जो कोशिश की है कि ये आपके पास जो है यूरेनियम का एटम था, न्यूट्रॉन को हमने जो है बम्बार्ड करवाया, स्लो न्यूट्रॉन को इसके ऊपर टकराया ये, और करते करते जो है इसने इस तरह से चैन चला दी। तो ये आपके पास जो चैन रिएक्शन है। इसी तरह फिर हमारे पास जो एक और चीज़ रह गई है, इसकी आखिरी चीज़ इस वाले टॉपिक की न्यूक्लियर फिजन की, वो न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो इसे भी जो है वो डिस्कस करते हैं। एज डिस्कस्ड अबव, अ न्यूक्लियर चैन रिएक्शन रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे कि हमने पीछे जो है वो डिस्कस किया न्यूक्लियर चैन रिएक्शन के अंदर कि जो हमारे पास न्यूक्लियर चैन रिएक्शन होता है वो रिलीज़ करता है बहुत ही ज़्यादा बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो चैन होती है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंदर से हर जैसे जैसे आपके पास एक एक यूरेनियम का एटम स्प्लिट होता जाएगा तो एनर्जी रिलीज़ होती जाएगी और एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपके पास जमा हो जाएगी। दिस एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट, और ये जो एनर्जी होती है ये बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है। ये वाली जो एनर्जी होती है जो रिलीज़ होती है जब आपके पास यूरेनियम का एटम स्प्लिट होता है, ये इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है। इफ़ द चैन रिएक्शन इज़ कंट्रोल्ड, अगर हम इस चैन रिएक्शन को कंट्रोल कर लें, वी गेट अ स्टेडी आउटफ्लो ऑफ हीट, तो हमें एक स्टेडी यानी कि एक कॉन्टीन्यूस आउटफ्लो ऑफ हीट जो मिलेगा, एक स्टेडी अमाउंट ऑफ हीट जो हमें मिलती रहेगी, यानी कि कॉन्टीन्यूसली हीट जो हमें एक कंट्रोल हीट जो हमें मिल रही होगी। दिस हीट कैन बी यूज्ड टू रन अ टरबाइन फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हीट को जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टरबाइंस वगैरह को घुमाने के लिए, या फिर जनरेटर को जो फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इस हीट से क्या करें हम लोग स्टीम बनाएं और उस स्टीम से जो टरबाइन चलाएं, और टरबाइन से क्या होगा कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अ सिस्टम यूज टू ऑब्टेन अ कंट्रोल अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम न्यूक्लियर फिजन इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर रिएक्टर, और ये जो सिस्टम होता है कि जिसके अंदर हम लोग ऑब्टेन करते हैं कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ हीट न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस से, इसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं, जो कि काफ़ी सारे जगहों के ऊपर जो है वो हो रहा होता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर जो प्रोड्यूस हो रही है वो इस वाले प्रोसेस से हो रही है, न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस से, यानी कि इस न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस से भी हम लोग बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और ये जिस सिस्टम के थ्रू या फिर जिस सिस्टम के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स बोलते हैं, और उसी के बारे में जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ, ये डायग्राम थोड़ी सी जो उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, और साथ ही साथ इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, ये भी पढ़ लेते हैं। फिगर 19.5 शोज़ अ स्केमेटिक डायग्राम ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये जो आपके पास फिगर है 19.5, ये आपको एक स्केमेटिक डायग्राम जो है वो शो कर रही है, एक प्रॉपर डायग्राम शो कर रही है न्यूक्लियर रिएक्टर की, कि उसके अंदर किस तरह से सारा प्रोसेस हो रहा होता है। द फिजन मटेरियल इन अ रिएक्टर इज़ यूरेनियम
जो फिजन मटेरियल है ये इस रिएक्टर के अंदर जो यूज़ होता है वो यूरेनियम है, और दिस इज़ कॉल्ड द फ्यूल एलिमेंट, और इसे हम लोग फ्यूल एलिमेंट भी बोलते हैं क्योंकि यही चीज़ हमारे पास फ्यूल है। इसी से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे होते हैं या फिर एनर्जी जो वो ले रहे होते हैं। तो ये आपके पास क्या है, एक फ्यूल एलिमेंट है। द न्यूट्रॉन्स रिलीज्ड फ्रॉम फिजन मूव विद हाई वेलोसिटीज़। अब यहाँ पे एक मसला ये होता है कि जो आपके पास न्यूक्लियर फिजन से न्यूट्रॉन्स जो रिलीज़ होते हैं, फिजन के बाद जो न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं वो काफ़ी हाई स्पीड के साथ जो है मूव कर रहे होते हैं, और हमें जो चाहिए होते हैं वो स्लो न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं, यानी कि स्लो स्पीड के साथ न्यूट्रॉन्स जाएँ। अगर हाई स्पीड के साथ जाएंगे तो जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट हो जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ हो और वो सब चीज़ों को जो है पिघला दे या फिर जो है वो हार्मफुल हो जाए। तो ये जो हाई वेलोसिटी है न्यूट्रॉन्स की, इन्हें हमें कम करना होता है। दीज फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स आर यूजुअली लॉस्ट और एब्जॉर्ब समवेयर इन द रिएक्टर असेंबली बिफोर प्रोड्यूसिंग फर्दर फिजन। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन्हीं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को या तो लॉस्ट करवा देते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर या फिर एब्जॉर्ब करवा देते हैं, कहीं भी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एब्जॉर्ब करवा देते हैं ताकि जो ये फर्दर फिजन रिएक्शन जो है वो ना कर सकें, मतलब ज़्यादा मज़ीद फिजन रिएक्शन ना कर सकें, सिर्फ कंट्रोल फिजन रिएक्शन जो हमें चाहिए सिर्फ उतना कर सकें। द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैव टू बी स्लोड डाउन बिफोर दे आर एबल टू कॉज फर्दर फिजन। ये जो आपके पास फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं इन्हें लाजमी तौर पे आपने स्लो करना है, इसकी स्पीड को स्लो करना है ताकि ये मज़ीद ज़्यादा अनडिज़ायर्ड जो है वो न्यूक्लियर फिजन ना करवाएं बल्कि कंट्रोल फिजन रिएक्शन करवाएं, और इनकी स्पीड जो अपने हिसाब से हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं वो आगे बताएंगे लोग। द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग डाउन न्यूट्रॉन इज़ कॉल्ड मॉडरेशन। ये वाला सवाल जो आपके पास 10 ईयर के अंदर आया हुआ है, मॉडरेशन बताओ क्या होती है। तो मॉडरेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग डाउन न्यूट्रॉन्स इज़ कॉल्ड मॉडरेशन, कि ये जो प्रोसेस होता है कि जिसके ज़रिए हम लोग न्यूट्रॉन्स को स्लो करते हैं, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडरेशन। यहाँ पे कहाँ तक पढ़ा हमने, इज़ कॉल्ड मॉडरेशन। हैवी वाटर इज़ कॉमनली यूज एज अ मॉडरेटर, और इस प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैवी वाटर को यूज़ करते हैं, हैवी वाटर को यूज़ करते हैं और वो एज अ मॉडरेटर वहाँ पे काम कर रहा होता है, यानी कि उसकी स्पीड को कम कर रहा होता है, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम कर रहा होता है। जब न्यूट्रॉन्स इसमें से पास होते हैं तो आपके पास उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, तो वो स्लो हो जाते हैं, मतलब हम अपने डिज़ायर्ड वैल्यू जो होती है उनकी स्पीड की वो अटेन कर लेते हैं। किसको यूज़ करते हुए, हैवी वाटर को। कॉमनली हैवी वाटर को यूज़ किया जाता है एज अ मॉडरेटर। When a chain reaction start, it may produce large number of neutrons which can cause too much fission. अब अगर जैसे ही चैन रिएक्शन स्टार्ट होगा, फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे जो है वो आपके पास चैन रिएक्शन स्टार्ट हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो वो तो एक चैन रिएक्शन है, वो तो स्टार्ट होता जाएगा, मतलब उसको तो आप रोक, इसका कोई बटन थोड़ी होता है, तो आप रोकोगे कैसे इसको फिजन रिएक्शन को। अगर ये चैन रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो इसको रोका कैसे जाए, कोई बटन तो है नहीं कि हम दबाएं और न्यूट्रॉन जो है वो खुद ब खुद रुक जाए। एक बार हमने स्टार्ट कर दिया तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक प्रोसेस है, मतलब खुद ब खुद सारे जो हैं वो आपके पास न्यूट्रॉन जाएंगे, दूसरे एटम से टकराएंगे, उनको भी स्प्लिट करेंगे, और करते 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 चलो स्पीड तो हमने स्लो कर दी मॉडरेटर यूज़ करते हुए, लेकिन इसको स्लो डाउन या फिर इसको जो है हम लोग स्टॉप कैसे करें। तो वो जो है वो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा फिजन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयर विल बी डेंजर that the huge amount of energy released might melt down the nuclear reactor। और अगर इस तरह से हुआ कि चैन रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहा तो उससे एक ख़तरा में ये है कि ऐसा ना हो कि इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकले, इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है उसके अंदर से निकले कि वो पूरे के पूरे रिएक्टर को जो है मेल्ट करवा दे, तो वो काफ़ी जो है वो डेंजरस होगा। और इसके अलावा जो है वो अंदर जितने भी काम कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, वो पूरे के पूरे हमारे पास प्लांट को ही जो है वो कहीं मेल्ट ना कर दे या फिर मतलब उनके लिए ख़तरा ना बने, तो ये एक डेंजर है। द रेट ऑफ चैन रिएक्शन इज़ कंट्रोल बाय इंसर्टिंग सम सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। अब इसे हम लोग कंट्रोल किस तरह से करते हैं कि जब हमें जो प्रोसेस है वो स्लो करना होता है या फिर तकरीबन स्टॉप करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रॉन के लिए क्या करते हैं कि एब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस डाल देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस इंसर्ट कर देते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर कि वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हों, न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हों। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि हम जो रेट है जो हमारे पास
वेलोसिटी है या फिर स्पीड है चैन रिएक्शन की, उसे हम लोग कंट्रोल करते हैं बाय इंसर्टिंग सम सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, कि जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे आर कॉल्ड कंट्रोल रोड्स, इन्हें हम लोग कंट्रोल रोड्स भी कहते हैं। बोरॉन रोड्स आर यूज्ड एज कंट्रोल रोड्स, और बोरॉन के जो रोड्स होते हैं वो आपके पास यूज़ किए जाते हैं एज अ कंट्रोल रोड्स, यानी कि उसे हम लोग यूज़ करते हैं और उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इफ़ टू मैनी ऑफ द न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब, अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आपके पास एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। बाय द कंट्रोल रोड्स द चैन रिएक्शन विल स्टॉप, तो चैन रिएक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि चैन रिएक्शन चल ही न्यूट्रॉन्स की वजह से रहा है कि न्यूट्रॉन ही जाके जो वो एटम से टकरा रहे हैं और वो उनको जो स्प्लिट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ज़्यादा कंट्रोल रोड्स उसके अंदर लगा दें, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल रोड्स जो है उसके अंदर लगा दें, तो सारे के सारे जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कंट्रोल रोड उन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगे और क्या होगा कि चैन रिएक्शन आपके पास स्टॉप हो जाएगा। टू स्टार्ट द चैन रिएक्शन द कंट्रोल रोड्स आर मूव्ड आउट, और जैसे हमें जो स्टार्ट करना होता है रिएक्शन तो हम कंट्रोल रोड्स को निकाल देते हैं, मतलब अपने हिसाब से अगर स्पीड तेज़ करनी है तो कंट्रोल रोड जो है आपके पास थोड़े थोड़े निकालते जाएंगी, और अगर स्पीड कम करनी है तो कंट्रोल रोड जो है उसके अंदर डालते जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। द हीट प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज कैरिड अवे बाय द सर्कुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और प्रेशराइज्ड वाटर इनसाइड द कोर ऑफ द रिएक्टर। अब ये जो यहाँ पे हीट रिलीज़ हो रही है वो हम लोग किस तरह से आगे लेके चलते हैं, या तो कार्बन डाइऑक्साइड की सर्कुलेशन करवाते हैं उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, या फिर प्रेशराइज्ड वाटर जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो है वो हम लोग घुमाते हैं, और वाटर जो है वो एनर्जी को या फिर हीट को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जो है वो दूसरी साइड के ऊपर हम लोग उस स्टीम को क्या करते हैं, गेट्स एक्सट्रीमली हॉट वाइल पासिंग थ्रू द कोर ऑफ द रिएक्टर। वाटर जो है वो आपके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है जब उसे हम लोग पास करते हैं कोर ऑफ द रिएक्टर से, एंड देन इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टीम। और फिर जब वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाता है तो लाजमी सी बात है वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इस स्टीम को हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू रन अ पावर स्टेशन फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब स्टीम को आप जो टरबाइन के अंदर से घुमाओ, टरबाइन घूमेगी तो आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जो फिर हमारे पास जो घरों के अंदर आ रही होती है। अब ये इसकी डायग्राम है, और यहाँ पे इन्होंने जो बताया हुआ है कि सारा लेवल किया हुआ है कि ये बोरॉन रोड्स है, कंट्रोल रोड जिनको बोलते हैं, ये यूरेनियम के रोड हैं, ये ग्रेफाइट का जो है आपके पास कोर लगी हुई है, यहाँ पे जो कोल्ड गैस होगी या फिर वाटर जो है वो यहाँ से इस तरह से डालोगी। तो ये आपके पास जो डिटेल दी हुई है एक न्यूक्लियर रिएक्टर की। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियर फिजन, जिसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली। चाहे एमसीक्यूज़ पूछें इसके अंदर से या फिर कुछ सवाल पूछें, वो अब कुछ भी जो है वो आपकी किस्मत है, जो भी वो लोग पूछें वो पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने जो है ये पूरा सही से पढ़ा होगा, पूरा देखा होगा, तो लाजमी तौर पे जितने भी एमसीक्यूज़ इसके अंदर से वो बना लें, आप लोगों को सब कुछ पता होगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए या फिर आपको बोला जाए कि भाई मॉडरेशन क्या होती है, तो स्लोइंग डाउन ऑफ द न्यूट्रॉन प्रोसेस इज़ कॉल्ड, नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन दे दें, मॉडरेशन, एकोमोडेशन, या फिर ये वाली चीज़ या फिर ये वाली चीज़, 4 ऑप्शन दे दें तो आपको पता होगा मॉडरेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। मतलब वो एमसीक्यू इसी तरह से बनाते हैं कि जितने टॉपिक्स उन्होंने आपको दिए हुए हैं पूरे के पूरे कहीं से भी जो वो उठा के बना देंगे। और सिंध बोर्ड के अंदर तो ज़्यादातर आपके पास जो है वो 10 ईयर के ही आते हैं, तो अगर 10 ईयर के अलावा भी आ जाए तो हमने सारा पढ़ा हुआ, हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। और 10 ईयर वाले तो आपने लाजमी करने हैं बकाया, जो हमने ये वाला भी पढ़ा हुआ है, अगर ये भी आपने पूरा ले लिया तो फिर पूरा टॉपिक आपने जो ये देखा है तो एमसीक्यूज़ के अंदर आपको कोई मसला नहीं होगा। तो बस एक टॉपिक हमारे पास रह गया इसका, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन है, और इसे छोटा सा टॉपिक है, इसे फिर हम जो है वो अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास फिज़िक्स का जो हमारे पास कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।